अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमडी कैट के फर्स्ट लेक्चर के साथ हम आज देखेंगे होमियोस्टेसिस, जिसके अंदर हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उन लर्निंग आउटकम्स के अंदर हम बात करेंगे अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ होमियोस्टेसिस। ये होमियोस्टेसिस का मैकेनिज़्म क्या है, जिसमें बात की जाएगी अबाउट रिसेप्टर्स, इसमें बात की जाएगी अबाउट कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर्स, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, then various nitrogenous products, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स जो कि बॉडी से एलिमिनेट होते हैं excreting during the process of excretion, then majorly the excretory system of human, इंसान का जो excretory system है इसके बारे में बात की जाएगी। फिर इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो एक मेजर कंपोनेंट है उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मीन किडनी, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात की जाएगी। और थर्मो रेगुलेशन इन मैन, इसके बारे में बात की जाएगी। ये हमारे आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स हैं, तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम होमियोस्टेसिस के बारे में बात करेंगे कि होमियोस्टेसिस जो है वो असल में है क्या। एज यू नो, इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट which have three forms. One is being osmoregulation, other is being thermoregulation, and next one is being excretion. तो तीन यहाँ पे सेगमेंट्स जो हैं वो देखे जाएंगे। तो ऑस्मोरेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी, जिसके दौरान देयर माइट बी द लॉस और गेन ऑफ वाटर। अगर जिस्म में पानी ज़्यादा है तो उसे लूज़ किया जाएगा, और अगर जिस्म में पानी कम है तो उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसे इनटेक किया जाएगा। तो दोनों जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर पॉसिबल हैं कि लॉस ऑफ वाटर एज वेल एज गेन ऑफ वाटर। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन के अंदर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन अ टॉलरेबल रेंज टू मेंटेन द एंजाइम एक्टिविटी, अदरवाइज एंजाइम विल बिकम डीनेचर्ड। तो देयर माइट बी मे और मे नॉट लॉस ऑफ वाटर। जैसे गर्मियों के अंदर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वहाँ स्वेटिंग के ज़रिए, परस्पायरेशन के ज़रिए पानी को लूज़ करते हुए थर्मोरेगुलेशन की जाएगी। लेकिन अगर एट द मीन वाइल अगर हम सर्दियों के अंदर देखें तो बॉडी टेम्परेचर कम होने की तरफ जाएगा, तो वहाँ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पानी का लॉस नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर हम देखेंगे कि वेजो कंस्ट्रक्शन भी होगा और उसके साथ साथ थर्मोजेनेसिस होगा, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो उसके बाद एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, जिसमें ख़ास तौर पे नाइट्रोजनियस वेस्ट का तज़किरा किया जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी, ऑक्सीजन भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, लैटेक्स, रेजिन्स, गम्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो जिसमें ख़ास तौर पे नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है इसका रिमूवल, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, जिसके अंदर पानी का लॉस कंपल्सरी है। लॉस ऑफ वाटर इज़ कंपल्सरी, लाजमी है, पानी का लॉस लाजमी होगा। यहाँ पर पानी लाजमी तौर पे यहाँ पे लूज़ करेगा। तो ऑस्मोरेगुलेशन में देयर माइट बी लॉस ऑफ वाटर और गेन ऑफ वाटर, जबकि हम देखते हैं कि
यहाँ थर्मो रेगुलेशन के अंदर मे और मे नॉट द लॉस ऑफ वाटर, जबकि यहाँ एक्सक्रीशन के अंदर लॉस ऑफ वाटर इज़ कंपल्सरी। लॉस ऑफ वाटर जो है वो कंपल्सरी होता है, लाजमी तौर पे पानी को जिस्म से खारिज किया जाता है। देन आगे चलें, हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए रेगुलेट की जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम। वैसे अगर हम ये कहें कि फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम जो है वो बेसिकली लिविंग कंट्रोल सिस्टम को देखकर ही बनाए गए हैं। जितने भी हमने फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम बनाए हैं वो लिविंग कंट्रोल सिस्टम से ही आए हैं। तो दोनों के अंदर 3 अज्जा जो हैं वो लाजमी हैं। एक पहला जो एलिमेंट है यहाँ पर वो है रिसेप्टर्स। तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम के अंदर रिसेप्टर हैं, जबकि फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर एट द सेम पैटर्न जो है वो सेंसर पाए जाते हैं। दोनों का काम एक जैसा है, दोनों का काम ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। जैसे थर्मो रिसेप्टर्स इन द स्किन एज वेल एज थर्मामीटर जो है वो भी एक सेंसर है, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, जो कि गाड़ी के अंदर लगा होगा, जो कि एसी के अंदर लगा होता है, तो ये सेंसर होगा। फिर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी का होना ज़रूरी है, जिसे हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, जो कि सारी चीज़ों को रेगुलेट किया करता है, मैनेज किया करता है। जो कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि देखें कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाइपोथैलेमस है, या वाटर बैलेंस है, या थर्स्ट है, या बहुत सारी बॉडी एक्टिविटीज़ बेसिकली हाइपोथैलेमस के ज़रिए रेगुलेट होती हैं। तो यहाँ जो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर जो कंट्रोल सेंटर आएगा वो बटन है जिसके ज़रिए हम इस कंट्रोल सिस्टम जो है इसको रेगुलेट किया करते हैं। वो हमारे पास रिमोट है जिसके ज़रिए हम इसको रेगुलेट किया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी सेंस किया गया उसके अगेंस्ट इफेक्टर काम करना शुरू करेंगे, जो कि कंट्रोल सेंटर से मैसेज को लेंगे। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो स्वेट ग्लैंड्स ये अपनी एक्टिवेशन करेंगे, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो थर्मोजेनेसिस बाय शिवरिंग और नॉन शिवरिंग। इसी तरह से रूम के अंदर अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हीटर जो है उसको ऑन किया जाएगा, और अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो कंप्रेसर है वो काम करेगा, ताकि रूम जो है उसे ठंडा किया जा सके। तो ये कंट्रोल सिस्टम है। लिविंग कंट्रोल सिस्टम और फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम जो है ये सेम पैटर्न पे चला करते हैं। तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम को देखकर फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम बनाया गया। तो 3 कंपोनेंट हैं, रिसेप्टर या सेंसर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, जो कि रिस्पॉन्स का इजहार किया करते हैं। तो ये था कंट्रोल सिस्टम। देन उसके बाद जो कंट्रोल सिस्टम है, अगर हम इसकी वर्किंग को देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है ये फीडबैक मैकेनिज़्म के तहत चला करता है। तो अगर हम फीडबैक मैकेनिज़्म को देखें तो फीडबैक मैकेनिज़्म असल में जो हमारी बुक की लाइन है उसके अकॉर्डिंग, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, डेट इज़ कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज़्म। मीन कि जब सिस्टम की अपनी प्रोडक्ट सिस्टम को एक्सेलरेट करे या सिस्टम को स्लो डाउन करे तो इसे हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहा करते हैं। सिस्टम की अपनी प्रोडक्ट, तो सिस्टम की अपनी प्रोडक्ट जैसे कि हीट है, तो अगर ये बॉडी हीट ज़्यादा जिस्म के अंदर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट किया गया, और उस हाई टेम्परेचर पर कंट्रोल सेंटर ने सिग्नल वसूल किया, और फिर इफेक्टर्स की तरफ सिग्नल भेज दिया जाएगा कि इसको कूलिंग रिस्पांस जो है उसको जनरेट किया जाए, स्वेट जनरेट किया जाए, वेज़ोडाइलेशन किया जाए। तो इसे हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहेंगे, जिसमें सिस्टम की अपनी प्रोडक्ट ने सिस्टम को जो है ना वो स्लो डाउन किया है, तो इसे हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग इफेक्टर्स रिस्पांस,
दो किस्म का हो सकता है। नेगेटिव फीडबैक है जो कि जिसमें इफेक्टर का रिस्पांस इन्वर्स होगा, जबकि पॉजिटिव फीडबैक है जिसमें सिस्टम का रिस्पांस जो है वो आउटपुट को इंक्रीज़ किया करता है। देन इसका रिज़ल्ट क्या है, आउटपुट ऑफ सिस्टम स्लोस डाउन, जबकि यहाँ पे क्या होगा कि आउटपुट ऑफ सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। जैसे कि चाइल्ड बर्थ है जिसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो पैदा होता है, जितना ऑक्सीटोसिन पैदा होगा उतना लेबर पेन ज़्यादा जनरेट होगा, उतनी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी और बेबी को आसानी से पुश किया जा सकेगा। तो लाइकवाइज नेगेटिव फीडबैक रिस्पांस के अंदर मैकेनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ कूलिंग इफेक्टर्स रिस्पांस टू द वार्मथ सेंसेशन, हमने गर्मी महसूस की और बदले में बॉडी ने ठंडक का एहसास जनरेट किया, तो इसे हम इन्वर्स इफेक्टर्स रिस्पांस या नेगेटिव फीडबैक हम इसे कहा करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए रेगुलेट किए जाते हैं, जिससे बॉडी जो है अपने आप को प्रिपेयर करती है, बॉडी जो है ना अपने आप को रेडी किया करती है फॉर डिफरेंट एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स, माहौलियाती जितने भी तगय्युरात आते हैं उनके अगेंस्ट बॉडी अपने आप को प्रिपेयर किया करती है। तो कंट्रोल सिस्टम which is being regulated by feedback mechanism. Then उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ हमारी बुक के अंदर एक डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन दिया गया। इस डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि ये सपोज एक लिविंग बॉडी है जिसके अंदर ये सेल्स पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी है जिसमें ये जो है ये भी एक सेल है, ये जो है ये भी एक सेल है, ठीक है, जिसमें ये न्यूक्लियस है उसका और उसके साथ ये और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अब ये जो सेल के अंदर ये जो वाइट पोर्शन के अंदर मटेरियल है इसे हम कहेंगे इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। उसके बाद ये जानदार की बॉडी के अंदर है ये वाला येलोइश पोर्शन, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर बट इंटरनल एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर है लेकिन जानदार की बॉडी के अंदर है, तो हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट। जबकि ये जो है ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जानदार के जिस्म के बाहर का एनवायरनमेंट, हमारे कमरे का एनवायरनमेंट, हमारा सराउंडिंग है वो। हम इस सराउंडिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन इन वाइड रेंज आती है, यहाँ प्रोटेक्शन मिनिमम होती है, मिनिमम प्रोटेक्शन। यहाँ अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखें तो यहाँ जो जो कंडीशन है उसमें वेरिएशन जो है वो मैक्सिमम आती है, मैक्सिमम वेरिएशन है, लेस प्रोटेक्शन है, कम से कम प्रोटेक्शन होती है। जैसे आप टेम्परेचर देखें कहीं 0 का भी हमें सामना करना पड़ता है, कहीं हमें 50 डिग्री का भी सामना करना पड़ सकता है, तो लेस प्रोटेक्शन है और मैक्सिमम वेरिएशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, मैक्सिमम वेरिएशंस। फिर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसके अंदर अगर हम देखें तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ जो वेरिएशन है इंटरनल, बट इंटरनल होगा, इंटरनल बट एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर लेकिन जानदार की बॉडी के अंदर, इंटरनल बट एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ वेरिएशन जो हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की निस्बत नैरो रेंज के अंदर आती हैं, नैरो रेंज में कम वेरिएशन आती हैं। तो जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सट्रीमली इंटरनल जो इंट्रा सेलुलर है यहाँ पर एक्सट्रीमली नैरो रेंज, एक्सट्रीमली नैरो इन द
इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट बहुत कम वेरिएशन आया करती हैं, जो कि यहाँ पे एंजाइम होते हैं और एंजाइम को पीएच लेवल, टेम्परेचर, हर चीज़ नैरो रेंज के अंदर चाहिए होती है, फिक्स रेंज के अंदर चाहिए होती है। अब यहाँ एमडीकैट के एतबार से एक जो है मिसकॉन्सेप्शन आती है कि जब भी हम यहाँ 3 वैल्यूज़, यहाँ आप देखें 3 किस्म का एनवायरनमेंट शेयर किया गया है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल बट एक्स्ट्रा सेलुलर, दूसरा जो है वो एक्सटर्नल इंट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट, 3 किस्म का एनवायरनमेंट है। तो जब हम 3 चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी सुपरलेटिव डिग्री, एक्सट्रीम। यहाँ पे आ जाएगी हम देखेंगे कंपैरेटिव, ठीक है। तो जबकि जो थर्ड वन है वहाँ पे हम लीस्ट डिग्री जो है उसे लगाएंगे। तो यहाँ एक्सट्रीमली वाइड रेंज, यहाँ नैरो रेंज और यहाँ एक्सट्रीमली नैरो रेंज, क्योंकि हम 3 को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन एक बार एग्जामिनर ने कुछ इस अंदाज से बात की कि यहाँ जो फ्लक्चुएशंस हैं उसने बात की अबाउट इंटरनल, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के दरमियान रिलेशन। तो जब इसको देखा गया तो यहाँ पे जाहिरी बात है, बुक ने तो लिखा हुआ है इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो है वो एक्सट्रीमली नैरो रेंज के अंदर आएगा। एक्सट्रीमली नैरो रेंज, एक्सट्रीमली नैरो, एक्सट्रीमली ये वर्ड आता है, बुक की लाइन है। बट वी हैव टू डिसाइड कि यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है ये 2 चीज़ों का, इन 2 एनवायरनमेंट का, एक इसका नैरो एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा इंट्रा सेलुलर, सिर्फ 2 का। तो वहाँ पे हम जाहिरी बात है नैरो रेंज ही कहेंगे, एक्सट्रीमली नैरो यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट सेगमेंट है एक। देन आगे चलते हैं। यहाँ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इंसान का यूरिनरी सिस्टम, अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो यहाँ 4 पार्ट्स, पेयर ऑफ किडनी, फिर ट्यूब्यूल्स हैं पेयर जो कि पेयर फॉर्म में हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर है जो कि सिंगल फॉर्म में है, फिर यूरेथ्रा है जो कि सिंगल फॉर्म के अंदर पाया जाता है। यहाँ एक अहम इंफॉर्मेशन कि किडनी के बाहर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। तो ये सिर्फ यहीं हमारी डायग्राम के अंदर इस एक्सप्रेशन को दिया गया। अच्छा, फिर दूसरी अहम बात कि ये जो राइट किडनी है ये थोड़ा सा नीचे पाया जाता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन। डायग्राम हमें इस चीज़ की इलेबोरेशन दे रही है कि राइट किडनी जो है वो लेफ़्ट किडनी की निस्बत थोड़ा सा नीचे होता है, जबकि लेफ़्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। फिर किडनी से निकलने वाली जो वेसल्स हैं, इन वेसल्स को हम यूरेटर्स कहते हैं, जो कि किडनी को ड्रेन करती हैं। तो यूरेटर किडनी को ड्रेन करेगी या किडनी यूरेटर में ड्रेन होगा, 2 तरीकों से बात पूछी जा सकती है। तो यूरेटर ड्रेन्स द किडनी या किडनी ड्रेन्स इनटू द यूरेटर, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन बात करने का अंदाज थोड़ा सा बदल गया। फिर आगे चलें कि यहाँ पे ये जो यूरेटर हैं ये आगे जाकर ओपन होते हैं इनटू द ब्लैडर, लोअर साइड से ऊपर की जानिब खुलते हैं दहाने के तौर पे, जिसे हम ऑरिफिस कहते हैं। तो ये यहाँ पे जिसमें यूरेटरल ऑरिफिस जो कि यूरेटर और ब्लैडर के दरमियान में पाए जाते हैं, उसे हम यूरेटरल ऑरिफिस कहते हैं। और फिर वहाँ से जो नाली निकलती है यूरेथ्रा, जो कि यूरिन को यहाँ से एलिमिनेट करवाया करती है, यूरिन को यहाँ से निकलवाया करती है, तो इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा और इसके दरमियान यहाँ स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं,
ये वाहिद स्फिंक्टर हैं इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर, ओनली ए सिंगल पेयर ऑफ स्फिंक्टर। जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 6 पेयर ऑफ स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, ये इनवॉलंटरी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के 6 में से 5 भी इनवॉलंटरी हुआ करते हैं। और फिर इसके टॉप पे, बॉटम पे जाकर, सिरे पे जाके यहाँ अगेन जो है ऑरिफिस पाया जाता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। तो यहाँ कैप्सूल जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, हिडन इंफॉर्मेशन, ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है। ऑरिफिस एक हिडन इंफॉर्मेशन है जो कि डायग्राम के अंदर हमारे लिए अवेलेबल है। देन यहाँ हम कुछ इंफॉर्मेशंस को देखते हैं कि किडनी का जो वेट है वो लेस देन 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट, दोनों किडनीज़ का। तो अगर हम बात करें सिंगल किडनी की, तो यहाँ ये भी कन्फ्यूजन एक आ सकती है। यहाँ तो किडनीज़ की बात की गई है, किडनीज़ की प्लूरल है, दोनों किडनी मिलाकर बॉडी वेट का 1% बनवाते हैं। अगर एक बंदे का जिस्म का वज़न जो है वो 100 kg है, तो दोनों किडनी जो हैं वो 1 kg के होंगे, जिसमें से एक किडनी जो है वो ½ kg का होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी ली जा सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट अगर हम बात करें, हर एक का शेयर देखें तो हिस्सा बकरे जुस्सा जो है उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसे मिलेगा। लेकिन किडनीज़ को 19% ज़्यादा जो है ब्लड मिलता है, यानी कि 20%, 1% इसका ओरिजिनल शेयर था, जबकि अपने शेयर से 19% ज़्यादा शेयर दोनों किडनीज़ को मिलता है। तो 20% इसे ज़्यादा शेयर मिला करता है। तो 19% ज़्यादा शेयर मिलता है, तो 20% दोनों किडनीज़ को ज़्यादा शेयर, यानी कि एक किडनी को 10% शेयर मिलता है, यानी कि 9.5% ज़्यादा शेयर मिला करता है। ये कुछ हिडन इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती हैं। तो फिर आगे यूरिन लीव्स द किडनी, यूरिन जो है वो किडनी को लीव करता है थ्रू अ डक्ट विच इज़ कॉल्ड एज यूरेटर। पहले भी हम पिछली स्लाइड में भी बात करके आए। तो यूरेटर्स ऑफ बोथ किडनीज ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, या यूरिनरी ब्लैडर ड्रेन्स द, खाली करता है यूरेटर्स को। तो यहाँ दोनों के दरमियान जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऑरिफिस दहाना जिसे कहते हैं, तो यूरेटरल ऑरिफिस। देन यूरेथ्रा एम्प्टीज to the exterior near the vagina in female and through the penis in male. So sphincter muscles near the junction of urethra and bladder control the urine in bladder. तो यूरिन को ब्लैडर में कंट्रोल करने के लिए जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, यहाँ सिंगल पेयर पाया जाता है उसका। तो स्फिंक्टर मसल होते ही पेयर की फॉर्म में है, जो कि ट्यूबुलर पार्ट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट किया करते हैं। और एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस कंट्रोल्स द यूरिन इन द यूरेथ्रा, जो कि यूरिन को यूरेथ्रा के अंदर कंट्रोल किया करता है, और एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन इसे फिर बाद में रिलीज करवाया जाता है। तो यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन में हमने 1%, 20%, जिसमें कुछ हिडन इंफॉर्मेशन थी, उनके बारे में भी तज़किरा किया। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ किडनी का एनाटॉमी जो है उसके बारे में बात की गई है। किडनी का जो आउटर पार्ट है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स, जो कि किडनी का ये आउटर पार्ट है, ये वाला यहाँ। देन जो किडनी का इनर पार्ट है उसे हम मेडल्ला कहते हैं, मेडल्ला। तो मेडल्ला ये अंदरूनी हिस्सा है, इनर पार्ट है। इस इनर पार्ट के अंदर यहाँ मखरूती हिस्सा पाया जाता है, इसे हम रीनल पायरामिड कहते हैं। तो यहाँ किडनी का एक सेंट्रल पार्ट है, एक्सपेंडेड पोर्शन है, जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, जहाँ सारे नेफ्रॉन्स आकर ओपन हुआ करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ 2 वेसल्स हैं जो कि
ब्लड वेसल्स एक किडनी की तरफ खून लेकर जाती है, एक किडनी से खून लेकर आती है, तो रीनल आर्टरी लेकर जाएगी, रीनल वेन खून को वहाँ से लेकर आएगी। तो यहाँ से भी हम ड्रेन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि रीनल वेन ड्रेन्स द किडनी, ठीक है, जबकि किडनी ड्रेन्स द रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी से खून रिसीव किया करता है। जी, तो ये हो गई किडनी एनाटॉमी। फिर आगे किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। अच्छा, अब ये जो नेफ्रॉन है इसकी अगर हम टाइप्स देखें तो दो किस्म के नेफ्रॉन हैं। एक है कॉर्टिकल, वो जो कि सिर्फ कॉर्टेक्स तक महदूद हैं, और एक है जक्स्ट्रा मेडुलरी। तो इनका जो रीनल कार्पसल है वो कॉर्टेक्स के साथ साथ अरेंज है, इनका शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, और 70-80% ऑफ नेफ्रॉन इस सूरत हाल के साथ होते हैं। ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन में इस्तेमाल होंगे, जबकि यहाँ पे लॉन्ग लूप ऑफ हेनले हमें देखने को मिलता है विद लॉन्ग बेस एरेक्टा। 20-30% ऑफ नेफ्रॉन सिर्फ इस सूरत हाल के साथ होते हैं, और स्पेशली इसका काम कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करना होता है। कंसनट्रेटेड यूरिन, तो इसका काम यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन स्पेसिफिकली इन द स्पेसिफिक कंडीशंस। तो वहाँ पे ये जैसे समर की हम बात करें, गर्मियों की हम बात करें, तो वहाँ पर स्पेसिफिकली इसको जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बॉर्डर पे पाए जाते हैं, एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडल्ला। कॉर्टेक्स और मेडल्ला के बॉर्डर पर ये पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारी बुक की डायग्राम है, जिसके अंदर ये एक नेफ्रॉन जनरल बताया गया, जिसमें ये कप शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर खून की नालियों का एक जाल होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। अब ग्लोमेरुलस के मतलब एक और अहम चीज़, ये ऐसा कैपिलरीज का बंच है जिसकी दोनों साइड पे आर्टरीज पाई जाती हैं। अदरवाइज कैपिलरी की एक साइड पे आर्टरी होती है, एक साइड पे वेन पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस पाया जाता है। तो वो जो कि खून को लेकर आती है उसे हम एफरेंट, और जो खून को यहाँ से बाहर लेकर जाती है उसे हम इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल। तो यहाँ एक अहम चीज़ कि खून, जब बुक ने लिखा है पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू, तो जब हम फिल्टर्ड इनटू की बात करेंगे, फिल्टर्ड इनटू, तो इसका तो ऑप्शन होगा वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये हमारी बुक की स्टेटमेंट भी है, लेकिन अगर वो प्रेपोजिशन को यहाँ पे रोक दे तो अब ये ग्लोमेरुलस हो जाएगा इसका ऑप्शन, जो कि एग्जामिनर इस लिहाज से भी हमारे साथ खेल सकता है, प्रेपोजिशन के साथ भी। तो हमारी आम परसेप्शन, जाहिर बात है हम यहाँ पे इन टू वाला ऑप्शन जो है बोमेन्स कैप्सूल देंगे। हमने प्रेपोजिशन को नहीं पढ़ा, ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, और हम बोमेन्स कैप्सूल जल्दी जल्दी में लगा देंगे, अल्टीमेटली वो डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए। फिर यहाँ पर अगला हिस्सा ट्यूबुलर पार्ट है। इस ट्यूबुलर पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पहला हिस्सा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हैनल, जिसके दो पोर्शन हैं, जो कि डिसेंडिंग नीचे की जानिब आता हुआ, असेंडिंग ऊपर की जानिब जाता हुआ, जिसमें इसके इर्द गिर्द खून की नालियों का जाल है, ये डिसेंडिंग है। तो लेकिन यहाँ खून का फ्लो आप देखें वेज़ा रेक्टा में तो ये ऑपोजिट है, यहाँ
खून का फ्लो आप देखें तो ये भी ऑपोजिट है। यूरिन यहाँ ऊपर की जानिब में, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, जबकि बदले में जो खून है ब्लड कैपिलरी के अंदर वो यहाँ नीचे की जानिब आ रहा है। एक और अहम चीज़ यहाँ पे कि खून, ये जो कैपिलरीज का जाल है यहाँ पर, तो जो असेंडिंग लिम्ब के इर्द गिर्द है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इवन पैरीट्यूबुलर जो है वहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ये आर्टरीज से बन रहा है। और जो यहाँ से निकल रहा है खून असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब के साथ साथ, ये अब वेन बनाने की तरफ जा रहा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। तो ये भी एक डायग्राम से हमें इंफॉर्मेशन एक मिलती है। देन एक चीज़ और कि यहाँ हम ये देखें कि एक ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आगे जाकर कलेक्टिंग डक्ट के साथ मिलती है, तो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट के साथ कितने नेफ्रॉन, क्योंकि ये कलेक्टिव पार्ट है बहुत सारे नेफ्रॉन्स का, तो कितने नेफ्रॉन आकर अटैच होते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 नेफ्रॉन यहाँ पर अटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये कलेक्टिव पार्ट है जिसके साथ बहुत सारे नेफ्रॉन आकर अटैच हुआ करते हैं, तो जिसे हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो ये भी एक हिडन इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है। देन आगे इसको हम सम अप करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, सबसे पहले नेफ्रॉन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है जी रीनल कार्पसल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल के अंदर एक तो ग्लोमेरुलस है जो कि बंच ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो कि रिसीव एफरेंट आर्टरियोल और डिस्ट्रीब्यूट इफरेंट आर्टरियोल, जिसके इर्द गिर्द एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है। फिर यहाँ कुछ खास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम पोडोसाइट्स कहते हैं, जो कि कैपिलरीज एंडोथर्म एंड गैप इन पोडोसाइट्स हेल्प इन फिल्ट्रेशन। वो जो ग्लोमेरुलस का गुच्छा है उसकी जो एंडोथर्म है और पोडोसाइट्स, ये हेल्प, इनके दरमियान जो गैप है ये फिल्ट्रेशन में हेल्प आउट किया करता है। तो लार्ज प्रोटीन पार्टिकल स्टॉप बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को यहाँ से गुजरने से रोका करती है। देन आगे यहाँ हम देखें तो प्रॉक्सिमल जो पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, जो पहला हिस्सा है उसे हम प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट है, लंबा तरीन पार्ट होता है। देन लूप ऑफ हेनल प्रोमिनेंट इन द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि दूर का हिस्सा है, जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ दूसरी साइड से अटैच होता है, जिसे हमने अभी डिस्कस किया था कि ये कॉमन पार्ट होता है बहुत सारे नेफ्रॉन्स के लिए। तो 6 नेफ्रॉन्स का हमने पीछे तस्करा भी देखा, तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स के लिए ये कॉमन पार्ट होता है। देन अगर हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और उसके साथ साथ उनकी फिजियोलॉजी को देखें तो यहाँ हमें इसके डिफरेंट पार्ट्स को समराइज करें तो बोमेन्स कैप्सूल जो कि फिल्ट्रेट को रिसीव करता है, फिर ग्लोमेरुलस जो कि प्रेशर फिल्ट्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, देन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल एक्सेप्ट वाटर एंड सोडियम आयंस, बाकी सारी चीज़ें उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, सोडियम आयंस के अलावा सारा कुछ यहाँ से रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। फिर लूप ऑफ हेनल
इस लूप ऑफ फेनल के अंदर यहाँ जो अगला पार्ट है लूप ऑफ फेनल, इसमें आप जानते हो कि डिसेंडिंग लिम्ब से पानी और असेंडिंग लिम्ब से सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। देन आप देखें डिस्टल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल जिसका काम पीएच को मेंटेन करना है। देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कॉमन पार्ट है जहाँ से स्पेसिफिकली रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक एंजाइम हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एडीएच। लाइकवाइज यहाँ पर सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब से ये एल्डोस्टेरॉन के ज़रिए करवाई जाती है जो कि एक हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। यहाँ उसके ज़रिए ये सिलसिला इसको एब्जॉर्ब करवाया जाता है एल्डोस्टेरॉन की मदद से। देन उसके बाद कैपिलरीज का एक गुच्छा जो कि अपर पार्ट में लूप ऑफ फेनल के अलावा होगा उसे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, और दूसरा वो जो कि स्पेसिफिकली जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ फेनल के इर्द गिर्द होता है उसे हम वेजा रेक्टा कहते हैं, जो कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर के ज़रिए एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के अंदर अहम तरीन किरदार अदा किया करता है। तो ये हमने थोड़ा सा लेआउट देखा, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस किया गया। फिर आगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी कंसंट्रेशन के हवाले से कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं, यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जहाँ हम देखते हैं कि दो लिक्विड्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब तो खून ऊपर जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब तो खून नीचे आ रहा है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ये फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, असेंडिंग लिम्ब फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स स्पेशली सोडियम आयंस एंड स्पेशली इट इज़ इम्परमिएबल टू द वाटर। और उसके साथ साथ री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल विद द हेल्प ऑफ द एडीएच। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? गर्मियों में, समर में बॉडी के अंदर पानी की कमी है, देयर इज़ लो वाटर कंटेंट्स, पानी के कंटेंट्स जो हैं वो यहाँ पे कम हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक चलेगा, हाई एडीएच होगा तो पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा जिससे लो यूरिन आउटपुट, कम यूरिन पैदा होगा और कंसनट्रेटेड होगा। लाइकवाइज यहाँ अगर हाई वाटर कंटेंट्स हों इन द ब्लड तो एडीएच की पैदावार को मिनिमाइज़ किया जाएगा। नतीजा हाई यूरिन, डाइल्यूट यूरिन, जैसा कि विंटर के अंदर ये प्रोसीजर प्रोसीड किया जाता है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। देन आगे चलें जी, किडनी प्रॉब्लम्स। तो इसमें किडनी स्टोन्स जो कि ऑब्स्ट्रक्शन, नालियों को बंद कर सकते हैं, स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड विद द इन्फेक्शन, और स्पेशली एक चीज़ और के इज आर फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिक डिजीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के ज़रिए ये बना करते हैं। यहाँ कुछ हमें फिगरेटिव जो है वो सीन देखने को मिलेगा कि किडनी स्टोन्स जो हैं उसकी टाइप्स कितनी हैं। एक कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप हो सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट टाइप और यूरिक एसिड टाइप। तीनों के अक्कर होने की परसेंटेज 70%, मोस्टली सबसे ज़्यादा परसेंटेज है अक्कर होने का, फिर इंटरमीडिएट पे है कैल्शियम फॉस्फेट और लीस्ट पे है यहाँ पे यूरिक एसिड। 5% पे कुछ और जो है ना किडनी स्टोन्स वो भी बन सकते हैं। तो इसकी वजह हाइपर ऑक्सोल्यूरिया, हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट्स जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स और उसके साथ साथ स्पेशली ये टोमेटोज़ के अंदर पाए जाते हैं। जबकि कैल्शियम फॉस्फेट, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, जबकि हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के ज़रिए पैदा होते हैं, क्योंकि नॉर्मली बॉडी जो है इन सारी चीज़ों को कंज्यूम करने की सलाहियत रखती है।
उसके बाद किडनी के जो मसाइल हैं इसका अगर हम क्योर देखें तो क्योर क्या हो सकता है। एक है लिथोट्रिप्सी नॉन सर्जिकल, पहली बात तो ये है इसके बारे में। दूसरी बात, इसके लिए हम प्रोसीजर को देखें तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स उनका इस्तेमाल करेंगे, एक्स रेज का इस्तेमाल करेंगे, या अल्ट्रासाउंड की रेज जो है उनका इस्तेमाल करेंगे। और ये स्टोन्स को हर जगह, खा वो किडनी में है, खा वो यूरेटर में है, खा वो गॉल ब्लैडर के अंदर हैं। अब गॉल ब्लैडर ज़ाहिर बात है वो किडनी स्टोन्स के अंदर शामिल नहीं होते, लेकिन बहरहाल जहाँ यहाँ भी अगर स्टोन बनेगा तो इसको भी तोड़ा जा सकता है। एक चीज़ और कि ये जो स्टोन्स हैं, ये जो लिथोट्रिप्सी है, लिथोट्रिप्सी ये एक रिलेटिवली न्यू, बुक ने न्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो ज़ाहिरी बात है ये एक एडवांस्ड मेथडोलॉजी है टू रिमूव द किडनी स्टोन्स। ट्रेडिशनली हमारे पास जो है शुरू में इसका जो क्योर किया जाने लगा मेडिकेशन के बाद, वो किडनी सर्जरी है, एंड स्टेज रीनल फेलियर, यूरेमिया जो है उसकी सूरत हाल भी जन्म ले सकती है, और डायरेक्टली रिमूवल ऑफ स्टोन। फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ भी जा सकते हैं जिसमें मैचिंग डोनर, और जब मैचिंग डोनर की बात की जाती है तो यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन, आपने चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा, फंजाई से हासिल होने वाला मेडिसिन, तो वो दिया जाता है ट्रांसप्लांट डोनर को, ट्रांसप्लांट डोनर के साथ। तो वहाँ पे जो भी बाहर से पार्टिकल आया, बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड ना कर दे, हमारे काम को ख़राब भी ना कर दे, तो वहाँ हमें इम्यून सिस्टम को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वहाँ हमें इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ते हैं। तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट एक का नाम फर्स्ट ईयर में हमारे चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर, फंजाई से हासिल करदा साइक्लोस्पोरिन, तो ये वहाँ की इंफॉर्मेशन को यहाँ इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। साइक्लोस्पोरिन जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। देन आगे एक यहाँ डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन से हमें एक अहम इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो हमारी बुक की डायग्राम है चैप्टर नंबर 15, उसमें 15.13 के नीचे आप जब इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो मोस्ट किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन द पेल्विस एरिया, ये डायग्राम आपको मिलेगी, उसके नीचे आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि मोस्ट किडनी स्टोन्स आर फाउंड इन द पेल्विस एरिया। पेल्विस एरिया के अंदर ज़्यादातर किडनी स्टोन्स बना करते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन, अहम इंफॉर्मेशन हमारे एमडी कैट के पर्सपेक्टिव में। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि किडनी स्टोन्स, किडनी की फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम यहाँ पर एक मैकेनिज़्म इख्तियार करते हैं, उसे हम डायलिसिस कहते हैं, प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ यूरिया। दो तरीक़ों से है, एक है हीमोडायलिसिस और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस एग्जैक्टली किडनी के, जिसमें हम आर्टिफिशियल किडनी डायलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर 2 स्पेसिस को सेपरेट किया जाता है बाय थिन मेम्ब्रेन। ब्लड एक साइड से दाखिल होगा, डायलिसिस फ्लूइड दूसरी साइड से, काउंटर करंट मल्टीप्लायर होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से यूरिया डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर पेरिटोनियम को हम, जो कि बॉडी कैविटी है, इसी को हम पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा खासा ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। तो एक वाउंड आएगा और वहाँ कैथेटर के ज़रिए हम मटेरियल्स को ऐड करेंगे। अब अगर हम ये देखें कि इन दोनों में से इफ़ेक्टिव कौन सा है, तो हम ये देखते हैं कि इफ़ेक्टिव जो है वो
इज हीमोडायलिसिस। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न जो बेस्ट है वो ये कि फ्रीक्वेंसी और सेकेंडली कट इन द बॉडी। तो इफेक्टिव जो है ना वो हीमोडायलिसिस जो है उसमें फ्रीक्वेंसी, हीमोडायलिसिस हमें वीक में 15 दिन के बाद एक आध बार करवाना पड़ता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस ट्वाइस अ डे, जो कि एक मुश्किल और हेक्टिक रूटीन है। और फिर इसमें बॉडी के अंदर एक कट भी लगेगा जिसमें कैथेटर के जरिए एब्डोमेन के अंदर हमें इस डायलिसिस फ्लूइड को ऐड करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो उसके लिए कंप्लायंस नहीं रहती, तो इसलिए हीमोडायलिसिस इज बीइंग मोर इफेक्टिव। देन आगे ऑस्मोरेगुलेशन। The mechanism in which solute and gain or loss of water generally between organism and the environment। फिर होम्योस्टेसिस की एक और टाइप है जिसे हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। तो होम्योस्टैटिक सिस्टम्स फैसिलिटेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। तो होम्योस्टैटिक जो थर्मोस्टेट है बॉडी के अंदर इंसान में वो हाइपोथैलेमस है, जिसका सेट पॉइंट जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी रेंज जो है उसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। तो थर्मोरेगुलेशन, इसमें हम देखें कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म इन द इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तब जो है उस वक्त कैसे थर्मोरेगुलेशन रेगुलेट की जाती है, मैकेनिज्म कैसे चलेगा। तो थर्मोरिसेप्टर इन द स्किन हाई टेम्परेचर को सेंसिटाइज करेंगे, हाइपोथैलेमस तक ये मैसेज जाएगा जो कि ऑर्डर करेगा स्किन को और ब्लड वेसल्स को। तो स्किन को जो ऑर्डर हुआ उसमें खून की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, वेजोडाइलेशन, ताकि डिसिपेट किया जा सके, और उसके साथ साथ एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स ताकि पसीने के जरिए ठंडक का एहसास हो। आउटपुट क्या आएगा, बॉडी टेम्परेचर को लो कर दिया जाएगा, हीट लॉस। देन एक इसके ऑपोजिट सिनेरियो है। इस ऑपोजिट सिनेरियो को अगर हम देखें तो जब बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कोल्ड रिसेप्टर इन द स्किन ये एक्टिवेट होंगे, इन्हें पता चलेगा, मैसेज जाएगा टुवर्ड्स हाइपोथैलेमस, ऑर्डर जाएगा टुवर्ड्स स्किन, जिसमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, स्किन की तरफ खून की सप्लाई ताकि हीट को इकोनोमाइज किया जा सके, उसको कंजर्व किया जा सके, और उसके साथ साथ शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मैकेनिज्म जो है इसका भी आगाज़ हो जाएगा। नतीजा देयर विल बी राइज इन द बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा। डेट वॉज द बेसिक रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम इन द लो बॉडी टेम्परेचर। देन आगे चलें। ये बुक से हमें एक डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन मिला। इस डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन के अंदर आप ये देखें कि बॉडी का टेम्परेचर जो है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो नॉर्मल रेंज उसमें 37 डिग्री सेल्सियस तो एवरेज है, जिसमें हमें यहाँ पे जो लोअर रेंज है वो 36.1, जो हायर रेंज है वो 37.8, जिसका मीन जाकर वो 37 पे आ जाएगा। तो ये लोअर रेंज एंड हायर रेंज, तो इम्बैलेंस किसी भी सूरत में आ सकता है कि एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर की वजह से बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा। तो दो तरीक़ों से, स्किन की तरफ वेजोडाइलेशन और स्वेट ग्लैंड्स की तरफ एक्टिवेशन, ओवरऑल रिजल्ट विल बी डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर। नेगेटिव फीडबैक या इम्बैलेंस जो है वो कुछ इस फॉर्म में भी आ सकता है कि बॉडी टेम्परेचर
लो हो, थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस को पता चला तो दो तरीक़ों से काम चलाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा टुवर्ड्स स्किन और उसके साथ साथ स्केलेटल मसल्स को एक्टिवेट करवा के शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नतीजा देयर विल बी द राइज इन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो इसे हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, होम्योस्टैटिक फीडबैक मैकेनिज्म फॉर द थर्मो रेगुलेशन इन द बॉडी। तो यहाँ एक बड़ी ही अहम इंफॉर्मेशन कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर का जो रेंज है वो क्या है, जिसमें लोअर वैल्यू 36.1 और हायर वैल्यू 37.8, जिसमें जो फ्लक्चुएशन है वो कितनी है, जो टॉलरेबल फ्लक्चुएशन है वो 1.7 डिग्री सेल्सियस की टॉलरेबल फ्लक्चुएशन है। तो अगर 37.8 से टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो ये टॉलरेबल नहीं रहेगा। तो अब ये इन्फेक्शन की सूरत में आमतौर पे होगा बिलफर्ज। तो इन्फेक्शन की सूरत में जब इन्फेक्शन हुई तो बैक्टीरियल और वायरल जो हैं, जहाँ पे जो भी बैक्टीरियल प्लस या अगर वायरस का अटैक हुआ है तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, तो उसको लड़ने के लिए, कोप करने के लिए ल्यूकोसाइट्स आएंगे। ल्यूकोसाइट्स, इनकी वजह से एक केमिकल पैदा होगा पायरोजन, जो कि सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस इसको डिस्प्लेस करेगा अबव द 37.8। तो अब हाइपोथैलेमस उसी पे, जैसे हमारे हम अपने फ्रिज को कम या ज़्यादा पे, या रेफ्रिजरेट उसको एयर कंडीशनर को कम या ज़्यादा पे सेट कर देते हैं, तो वो वहीं पे एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो भाई इसका फ़ायदा क्या है, ये तो बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रही है। ये असल में एक इंडिकेशन है या एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, उसको स्टिमुलेट किया जाएगा ताकि पता चले कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम इनसाइड द बॉडी, तो उसे कोप किया जाए। That is all about today's lecture. Thank you.